Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the remaining part of the chapter, that is structure of earth. In the last class we had discussed about the phenomena of volcano, earthquake and tsunami. How the volcano is occur, कैसे volcano आते हैं, earthquake कैसे आते हैं, tsunami कैसे आती है, तो ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. So now in this class we have to discuss about the constructive and destructive natural forces. So what are the constructive and destructive natural forces? Constructive forces is that forces in which the new land is formed like plains, mountain, etc. on grounds. अगर कोई न्यू लैंड बन रही है तो वो कैसे फोर्सेस है? कंस्ट्रक्टिव, यानी कि ऐसे फोर्स जो हमारी एक न्यू लैंड बनाने में हेल्प कर रहे हैं, तो उन फोर्सेस को हम क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस कहेंगे. और ऐसे फोर्सेस जो उस लैंड को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फोर्सेस. ठीक है, तो ये जो मैंने 2 टाइप के फोर्सेस लिखे हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फोर्सेस. दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ लैंड टाइप. लैंड टाइप के ऊपर बेस्ड है. अगर न्यू लैंड फॉर्म हो रही है किसी फोर्स से, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टिव नेचुरल फोर्सेस. अगर कोई लैंड डिस्ट्रॉय हो रही है किसी फोर्स से, तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फोर्सेस. नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेस और मोल्डिंग फोर्सेस. हमने इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस पढ़ लिया था, ऐसे फोर्सेस जिनका जो ओरिजिन है वो अर्थ के अंदर है, हम बाहर से हमें विजिबल नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें विजिबल है. फॉर एग्जाम्पल वोल्केनो, अर्थक्वेक एंड सुनामी, दीज आर द इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस. वोल्केनो भी क्या होता है? अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है, हमें विजिबल नहीं होता, लेकिन बाहर उसका इम्पैक्ट हमें दिखता है. जब लावा बाहर आता है तो वो हमें दिखता है, गैसेस बाहर आती है वो भी दिखती है, सब इसका इम्पैक्ट हमें दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है, अर्थ के अंदर क्या हो रहा है, वो हमें विजिबल नहीं है. अर्थक्वेक में भी क्या था? हमारी अर्थ क्रस्ट के जो अंदर है उसमें क्या आ रही थी? डिस्टर्बेंस आ रही थी. अर्थ क्रस्ट यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट के कारण क्या होता है? अर्थक्वेक आता है. तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट है वो हमें विजिबल नहीं होती, लेकिन बाहर से हमें उसका इम्पैक्ट दिखता है. तो ये क्या है? इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस. फिर नेक्स्ट था सुनामी. सुनामी किसकी वजह से आती है? अर्थक्वेक की वजह से आती है. अगर सी के नीचे बिल्कुल बॉटम में अर्थक्वेक आता है जिसकी इंटेंसिटी 7 से ज़्यादा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सुनामी कहेंगे. और सुनामी जो है वो शोर की तरफ अगर जा रही है तो ये बहुत सारे डैमेज कर सकती है. ठीक है, ये हमने पढ़ा था. तो इसका भी इम्पैक्ट हमें बाहर से दिख रहा है, लेकिन इसका ओरिजिन जो सी के बॉटम में हो रहा है वो हमें विजिबल नहीं हो रहा. तो ये बात क्लियर हुई. इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस में हमें उनके इम्पैक्ट दिखते हैं, हमें उनका ओरिजिन नहीं दिखता. लेकिन एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेस की अगर हम बात करें तो उसमें हमें इम्पैक्ट तो दिखेगा ही, हमें उसका इम्पैक्ट तो दिखेगा ही, साथ में हमें उसका ओरिजिन भी दिख रहा है कि वो किस वजह से ओरिजिनेट हो रहे हैं. तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेस. और एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेस को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट कैटेगरी है वर्क ओनली बाय स्टेइंग एट इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन, यानी कि जो फोर्स लग रहा है उसमें वो सिर्फ एक ही जगह रहकर काम कर रहा है, मूव नहीं कर रहा. ऐसे फोर्सेस को हम किस में रखेंगे? कैटेगरी फर्स्ट में रखेंगे. और मेनली इसमें क्या आते हैं? वेदरिंग फोर्स आते हैं. वेदरिंग का मतलब क्या होता है? बड़े बड़े रॉक्स का छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होना और फाइनली सैंड में कन्वर्ट हो जाना. तो ये क्या है? एक जगह से ही हो रहा है, ये मूव नहीं कर रहा. मूव कर रहा है क्या? मूव नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही जगह पर हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? कैटेगरी फर्स्ट के अंदर हम इसको रख रहे हैं, जिसमें वेदरिंग फोर्स आता है. अब नेक्स्ट देखो कैटेगरी सेकंड. इसमें क्या होगा? इसमें ऐसी एजेंसीज आएंगी जो मूव कर सकती है वन प्लेस टू अनदर, जैसे कि सॉइल. वेदरिंग फोर्स में तो क्या हो गया? बड़े बड़े रॉक्स थे, वो छोटे छोटे रॉक्स में कन्वर्ट हो गए, छोटे छोटे स्टोन्स में कन्वर्ट हो गए और फाइनली सॉइल में कन्वर्ट हो गए. अब जो सॉइल बनी वो सॉइल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकती है, बाय एयर, बाय विंड, इन सब के थ्रू जा सकती है. तो ये जो है
एयर, विंड, ये सारे मूव कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस और सोइल को भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तो ऐसे फोर्सेस को हम कैटेगरी सेकंड के अंदर रखते हैं और इसमें आते हैं इरोजनल फोर्सेस। ठीक है, जब भी बड़े रॉक्स को स्टोन में कन्वर्ट करने की बात आएगी या सोइल में कन्वर्ट करने की बात आएगी तब हम वेदरिंग फोर्स को पढ़ेंगे। इरोजनल फोर्स में हम क्या पढ़ेंगे, सोइल है वो रिमूव हो रही है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रही है, उसमें हम मेनली किसको पढ़ते हैं, इरोजनल फोर्सेस को पढ़ते हैं। या ऐसे फोर्सेस जो इरोजन को शो करते हैं उनको हम इरोजनल फोर्सेस कहते हैं। ऐसे फोर्सेस जो वेदरिंग को शो करते हैं उसको हम वेदरिंग फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, तो इसको तो अभी हम बाद में देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि वेदरिंग फोर्सेस कौन कौन से होते हैं। वेदरिंग फोर्सेस होते हैं फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ठीक है, अब देखो फिजिकल में कौन से आते हैं। फिजिकल में आएंगे मैकेनिकल, फिजिकल को हम मैकेनिकल भी कह सकते हैं। तो फिजिकल में आएंगे हीट, रेन, एयर, फ्रोस्ट, फ्रोस्ट यानी कि आइस। केमिकल में आएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस आएंगी। केमिकल में रिएक्शंस आएंगी यानी कि उसमें कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से वेदरिंग हो रही है। वेदरिंग का मतलब क्या है, बड़े बड़े रॉक्स का एक सैंड में कन्वर्ट होना, या हम ये कहते हैं बड़े बड़े रॉक्स का छोटे छोटे स्टोन्स में कन्वर्ट होना और फाइनली सॉइल में कन्वर्ट होना। और ये जो हो रहा है, ये जो वेदरिंग का प्रोसेस हो रहा है, इसको करने के लिए जो भी फोर्स लग रहे हैं उसको हम वेदरिंग फोर्स कहेंगे। अब देखो इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, हीट लग रही है, रेन भी लग सकता है, एयर भी लग सकती है, फ्रोस्ट और आइस भी लग सकते हैं। तो ये सारे क्या है, हमारे फोर्स हैं और ये किस में हेल्प कर रहे हैं, वेदरिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, वेदरिंग फोर्सेस कहेंगे। उसके बाद हम रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो रिएक्शंस में आती है ऑक्सीडेशन, कार्बोनेटिंग एंड जॉइनिंग ऑफ वाटर, मर्क्यूरिलाइजेशन। तो ये सारे भी क्या है, ये वेदरिंग में हेल्प कर रहे हैं और जो प्रोसेस वेदरिंग में हेल्प करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेदरिंग फोर्सेस। तो ये सारे भी क्या होंगे, वेदरिंग फोर्सेस होंगे। ये सारे भी क्या होंगे, वेदरिंग फोर्सेस होंगे। अब बायोलॉजिकल की बात करें तो उसमें आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये भी किस में हेल्प कर रहे हैं, वेदरिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो इन फोर्सेस को भी हम क्या कहेंगे, वेदरिंग फोर्सेस कहेंगे। ठीक है, अब देखो फिजिकल में सबसे पहले है हीट। तो हम हीट को समझते हैं कि हीट की हेल्प से कैसे वेदरिंग का प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता है डे टाइम पर जो रॉक्स है वो क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। और जब कोई चीज़ हॉट होती है तो वो एक्सपैंड करती है, ये बात तो आपको पता है। अगर हम किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो वो चीज़ एक्सपैंड करती है। ठीक है, अब हीट, सन की रेस उस रॉक के ऊपर पड़ रही है, ये रॉक है, अब यहाँ पर सन की हीट इसको मिल रही है तो ये रॉक क्या करेगी, हल्की सी एक्सपैंड हो जाएगी। लेकिन नाइट के टाइम पर क्या होगा, नाइट के टाइम पर ठंड हो जाएगी और जो ये एक्सपैंड हुई वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। और जब हम उसको ठंडा करते हैं तो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है। कोई ऑब्जेक्ट है अगर हम उसको गर्म करेंगे तो वो एक्सपेंशन को शो करती है, लेकिन अगर हम उसको ठंडा करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो मेटल की रिम है उसको फिक्स करना होता है, तो वो कैसे फिक्स होती है, उसका जो डायामीटर है वो छोटा रखा जाता है, लेकिन छोटा रखा जाता है इस वजह से वो उसके अंदर पूरी तरह से अच्छी तरह से फिट नहीं हो पाती। तो इसके लिए क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद एक्सपैंड होती है और वो अच्छी तरह से उसके अंदर फिट हो जाती है। अब वो जब फिट हो गई, अब पूरी तरह से तो फिट हुई नहीं क्योंकि वो बड़ी हो गई ना, एक्सपैंड हो गई, तो उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। ठंडा होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है और वो पूरी तरह से फिट हो जाती है। मेटल की रिम किसी व्हील के अंदर, व्हील है एक, उस व्हील के अंदर हमें मेटल की रिम को फिट करना है। तो जो मेटल की रिम है उसको क्या किया जाता है, उसको एक्सपैंड किया जाता है। एक्सपैंड करने के बाद उस व्हील के अंदर लगा दिया जाता है, लेकिन उसको अभी फिट भी तो करना है, तो फिर उसको फिर से ठंडा किया जाता है और वो कॉन्ट्रैक्शन करेगी। कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद वो क्या होगी, उस व्हील के अंदर पूरी तरह से फिट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हीट। हीट, अगर रॉक को हीट मिलेगी, ये गर्म होगी, गर्म होगी तो ये हल्की सी एक्सपैंड करेगी और जब ये एक्सपैंड करेगी और नाइट के टाइम पर क्या हो जाएगी, ठंड हो जाएगी। ठंड हो जाएगी तो इसको क्या मिलेगी, कूलिंग मिलेगी। और कूलिंग मिलने के बाद अब ये गर्म थी, ये जो रॉक थी ये गर्म थी और एकदम से इसको ठंडक मिल गई,
कूलिंग मिल गई एकदम से इसको, तो ये क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी। और रेगुलर ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ये प्रोसेस चलता रहेगा, और एक टाइम आएगा जब इस रॉक में क्या आ जाएगी, क्रैक आ जाएगी और वो ब्रेक हो जाएगी छोटे छोटे पीसेस में। तो देखो, ड्यूरिंग द डे टाइम रॉक एक्सपेंड्स बाय हीट ऑफ सन, एंड ड्यूरिंग द नाइट इट कॉन्ट्रैक्ट बाय कूलिंग। By repeated expansion and contraction, rock breaks into the smaller pieces, और जो rock है वो smaller pieces में break हो जाएगी। किसके कारण हो रही है ये, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन के कारण। अब कोई चीज़ गर्म है, एकदम से अगर हम उसको ठंडा करेंगे तो सिंपल सी बात है, उसके अंदर क्रैक तो आएगी, वो ब्रेक तो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला है कि सन की हीट जब रॉक पर पड़ रही है तो क्या होगा, ये जो रॉक है ये एक्सपैंड होगी, लेकिन नाइट के टाइम पर कूलिंग मिलेगी इसको तो ये कॉन्ट्रैक्शन को शो करेगी, और रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के कारण इसमें क्रैक्स आ जाएंगे और ये जो रॉक है ये स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट फैक्टर है इसका रेन। नेक्स्ट वेदरिंग फोर्स है इसका रेन। अब रेन से क्या होगा, देखो रेन जब इस रॉक के ऊपर हिट करेगी तो ये रॉक को क्या कर सकती है, कट कर सकती है। अगर बहुत ज़ोर से रेन आ रही है तो ये रॉक को क्या कर सकती है, कट कर सकती है, उसमें क्रैक आ सकते हैं, और क्या करेंगी, और फिर धीरे धीरे करके जो रॉक है ये स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगी और फाइनली सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी। सो रेन वाटर हिट और कट दी रॉक एंड प्रोड्यूस दी सॉइल। नेक्स्ट आता है एयर। अब वेदरिंग फोर्स में हम एयर को पढ़ रहे हैं, तो एयर कैसे हेल्प करती है वेदरिंग में, डस्ट पार्टिकल। अब आपको पता है एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं। सो डस्ट पार्टिकल क्या करेंगे, एयर के साथ फ्लाई करेंगे और वो कोलाइड करेंगे किसके साथ, इस रॉक के साथ। यानी कि जैसे ही डस्ट पार्टिकल एयर के साथ मूव करते हुए इस रॉक के पास आएंगे वैसे ही इसे टकरा जाएंगे, और जब ये डस्ट पार्टिकल जब जोर जोर से इसके ऊपर लगेंगे रॉक के ऊपर, तो फाइनली ये जो रॉक है ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी। Dust particle fly with air, collide with rock, they break the outer layer of rock. ये क्या करेंगे, रॉक की जो ऊपर की लेयर है इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगे। This is the reason that there is no rock or mountain in desert. अब यही रीज़न है डेजर्ट में, रेगिस्तान में आपको कोई भी माउंटेन देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ क्या है, रेत ही रेत है, सोइल ही सोइल है। अब जहाँ पर सिर्फ सोइल ही सोइल होगी तो एयर के साथ वो सॉइल मूव करेगी और वो सॉइल के पार्टिकल्स क्या करेंगे, वो डस्ट के पार्टिकल उस रॉक पर कंटिन्यूसली अपना फोर्स लगाएंगे, और जब वो कंटिन्यूसली अपना फोर्स लगाएंगे तो कुछ सालों बाद वो जो रॉक है वो ब्रेक हो जाएगी। और यही रीज़न है कि डेजर्ट में वहाँ पर कोई भी माउंटेन नहीं है। वेदरिंग फोर्सेस इन फॉर्म ऑफ डस्ट एंड एयर कन्वर्ट द माउंटेन इनटू सोइल। अब ये वाले जो वेदरिंग फोर्स है डस्ट एंड एयर, ये क्या करते हैं, माउंटेन को सोइल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखो, अगर कहीं पर कोई प्लांट्स वगैरह है, ट्रीज़ वगैरह है, तो ये इन डस्ट पार्टिकल को रोक लेते हैं, इतना वेदरिंग फोर्स इन रॉक्स पर नहीं लग पाता। लेकिन डेजर्ट एरिया में तो प्लांट्स भी नहीं है, वहाँ पर तो पूरा खाली है, वहाँ पर तो सिर्फ सोइल ही सोइल है, तो वो प्लांट्स भी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से वहाँ पर कोई भी क्या नहीं है, माउंटेन नहीं है, ठीक है। और जब डस्ट पार्टिकल उन रॉक्स के ऊपर लगेंगे तो वो उसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। इसको होने में टाइम लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो ब्रेक तो होगा ही, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रोस्ट, जिसको हम आइस भी कहते हैं। तो अब ये आइस जो है ये वेदरिंग फोर्स है, तो ये किस तरह काम कर रहा है, देखो जब बारिश होगी, अब इसमें क्या है, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के कारण इन रॉक्स में क्रैक आ रखी है, तो जब इनमें क्रैक आएगी तो ये जो रेन का वाटर है वो इन क्रैक्स में चला जाएगा, और जब इन क्रैक्स में जाएगा तो धीरे धीरे करके ये क्या होगा, थोड़ा फ्रीज होने लग जाएगा। जब इसको थोड़ी सी कूलिंग मिलेगी तो ये जो एयर है जो कि क्रैक्स में चला गया वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होने के बाद ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, जो वाटर होता है ना उसका वॉल्यूम कम होता है, बिल्कुल अगर हम वाटर की बात करें तो उसका वॉल्यूम कुछ इतना सा है, इतना सा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये आइस में कन्वर्ट होगा वाटर, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यानी कि ये एक्सपैंड कर जाएगा। पहले जो एयर जो वाटर है वो इन क्रैक्स में चला गया, उनकी वॉल्यूम कम थी, लेकिन जैसे ही ये फ्रीज होगा तो ये आइस में कन्वर्ट होगा और आइस की जो वॉल्यूम है वो इतनी हो जाएगी, और इतनी होने के बाद ये इन रॉक्स को क्या करेगी, दूर दूर करेगी, क्योंकि उसको स्पेस चाहिए, आइस को फिट होने के लिए स्पेस चाहिए। तो उस तरह से क्या हो जाएगा, ये जो रॉक है वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगी और अल्टीमेटली सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी।
Time of frost, water collected in the cracks of rock freeze to form the ice which has more volume. Due to this expansion, it breaks rock. और इस आइस के एक्सपेंशन के कारण ही क्या होता है, रॉक कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सोइल में या स्मॉलर पीसेस में। तो आई होप ये आपको फिजिकल फोर्सेस समझ में आ गए होंगे, फिजिकल वेदरिंग फोर्सेस समझ में आ गए होंगे। इसमें आता है हीट में रेगुलर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, रॉक कन्वर्ट हो जाती है स्मॉलर पीसेस में। रेन में क्या होता है, अगर रेन रॉक को हिट करती है ज़ोर से तो वो रॉक की ऊपर वाली लेयर को कट कर सकती है, जिससे जो रॉक है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सोइल में कन्वर्ट हो जाएगी, या हम कह दें कि स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो एयर है वो क्या करेगी, डस्ट पार्टिकल को लेकर जाएगी अपने साथ, और वो डस्ट पार्टिकल रॉक के साथ जब कोलाइड करेंगे तो उसकी ऊपर की लेयर को कट करने लगेंगे, जिसकी वजह से जो रॉक है वो क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी स्मॉलर पीसेस में। लेकिन इसको होने में टाइम लगता है। फ्रोस्ट या फिर हम कह दें आइस, अब रॉक के अंदर क्रैक्स आ रखी हैं रेगुलर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण, तो उन रॉक्स के अंदर वाटर चला जाएगा और जैसे ही वो फ्रीज होगा तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और आइस में कन्वर्ट होने के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ने से उसके एक्सपेंशन के कारण वो जो रॉक है वो स्मॉलर पीसेस में ब्रेक हो जाती है। तो ये कुछ हमारे फिजिकल फोर्सेस थे, फिजिकल वेदरिंग फोर्सेस थे, जिसकी वजह से वेदरिंग होती है या रॉक जो है वो स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है केमिकल। केमिकल में रिएक्शंस ही है, ये आपको याद रखनी है, इसका कोई डिस्क्रिप्शन आपको नहीं लिखना। ऑक्सीडेशन, कार्बोनेटिंग, जॉइनिंग ऑफ वाटर एंड मर्क्यूरीलाइजेशन। अब देखो बायोलॉजिकल में क्या आता है, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो प्लांट्स है ना, मेनली जो एल्गी वगैरह हैं उसकी बात कर रहे हैं। जब बारिश होती है तो उस रॉक में ना थोड़ा बहुत मॉइस्चर आ जाता है, और उस मॉइस्चर के कारण वहाँ पर जो एल्गी है, जो आपने देखा होगा कई माउंटेन ऐसे हैं जिसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है, तो वो ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर क्या है, एल्गी है। और वो एल्गी आई क्यों, जब रेन हुई तो रेन होने से ये जो माउंटेन का ऊपर वाली सरफेस है वो क्या हो गई, मॉइस्ट हो गई, और मॉइस्ट होने की वजह से वहाँ पर एल्गी ने क्या कर लिया, एल्गी ग्रो कर गई वहाँ पर। और एल्गी जो है, अब इनकी रूट्स इतनी सी है, पहले धीरे धीरे करके इन एल्गी की रूट्स अंदर तक बढ़ती जाएगी, और जैसे इन एल्गी की रूट जो है वो रॉक के अंदर तक बढ़ती जाएगी तो ये क्या करेगी, उस रॉक को स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर देगी। सो रूट ऑफ प्लांट्स एंटर इनटू द रॉक एंड ग्रोज दिस ब्रेक द रॉक। और धीरे धीरे जब वो बढ़ती जाएगी, पूरी अंदर तक जाती जाएगी, पेनिट्रेट होती रहेगी उसमें, तो फाइनली जो रॉक है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, सोइल में। अब यहाँ पर प्लांट्स की, कौन से प्लांट्स की बात की है, जो एल्गी वगैरह होते हैं उन प्लांट्स की बात करी है, और उनकी जो सोइल है वो रॉक के बिल्कुल अंदर की तरफ पेनिट्रेट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो जो रॉक है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉलर पीसेस में। नेक्स्ट आते हैं एनिमल्स। अब जो एनिमल्स में अगर हम बात करें रैट्स वगैरह की, तो रैट क्या करते हैं, अपना बिल बना लेते हैं, खोद कर बिल बना लेते हैं ना, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, रॉक के यहाँ पर होल हो जाता है, और होल होने की वजह से वो भी ब्रेक हो जाता है स्मॉलर पीसेस में। तो एनिमल भी किस में हेल्प करते हैं, वेदरिंग में हेल्प करते हैं। और ह्यूमंस जो है, हम भी इस वेदरिंग में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। हम भी वेदरिंग फोर्स की तरह काम कर रहे हैं। कैसे, हम अपनी नीड के लिए, हम अपनी ग्रीड के लिए उस रॉक को क्या कर रहे हैं, स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो ये थे आपके वेदरिंग फोर्सेस, फिजिकल फोर्सेस, केमिकल फोर्सेस एंड बायोलॉजिकल फोर्सेस। ठीक है, बायोलॉजिकल में प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये सारे किस में हेल्प करते हैं, वेदरिंग में हेल्प करते हैं। इवन जो ह्यूमन होता है वो भी क्या है, वो भी एक वेदरिंग फोर्सेस है, यानी कि वो भी वेदरिंग में हेल्प करता है अपनी नीड के लिए, अपनी ग्रीड के लिए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ वेदरिंग। अब ये जो वेदरिंग हो रही है इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल सॉइल, यानी कि रॉक से जो सॉइल बन रही है, रॉक के ब्रेकडाउन होने से जो सॉइल बन रही है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। फर्टाइल यानी कि उस सॉइल पर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, बहुत यूज़फुल होती है वो सॉइल, क्योंकि उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट है। क्या क्या प्रेजेंट है, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस, जो भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब जो सॉइल के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारे के सारे इसके अंदर
प्रेजेंट होते हैं, इस वाले सोइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है सॉइल इज़ यूजफुल इन प्लांटेशन एंड एग्रीकल्चर। अगर सॉइल जो होगी वो फर्टाइल होगी तो वो किस में यूजफुल होगी, प्लांटेशन में और एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट है मैनी टाइप ऑफ केमिकल्स कम आउट फ्रॉम द वेदरिंग। अब जब वेदरिंग होगी तो उससे हमें बहुत सारे केमिकल्स भी मिलते हैं, बहुत सारे हमें केमिकल्स भी मिलते हैं, किससे, वेदरिंग प्रोसेस से। अब नेक्स्ट आता है आपके इरोजनल फोर्सेस। वेदरिंग फोर्सेस खत्म हो गया। वेदरिंग फोर्सेस क्या था, ऐसे फोर्सेस जो वेदरिंग में हेल्प कर रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, वेदरिंग फोर्सेस। और वेदरिंग फोर्सेस में फिजिकल फोर्सेस, केमिकल फोर्सेस एंड बायोलॉजिकल फोर्सेस। और वेदरिंग क्या थी, बड़ी बड़ी रॉक्स का स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट होना इज नोन एज वेदरिंग। ठीक है, अब आता है इरोजनल फोर्सेस। सो इरोजनल फोर्सेस क्या होते हैं, जो इरोजन को शो करते हैं उनको हम इरोजनल फोर्सेस कहते हैं। द ग्रुप ऑफ ऑल द एक्शन दैट रिमूव द सॉइल, रॉक और डिजोल्व्ड मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन ऑन द अर्थ क्रस्ट एंड ट्रांसपोर्ट टू द अदर लोकेशन। मतलब क्या है, ऐसा एक्शन जो कि क्या कर रहा है, सॉइल को ही रिमूव कर रहा है, रॉक को रिमूव कर रहा है, या फिर कोई भी डिजोल्व्ड मटेरियल है उसको रिमूव कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से किसी दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसको हम क्या कहते हैं, इरोजनल फोर्सेस। इरोजनल यानी कि रिमूव करना, या तो वो सोइल को रिमूव कर रहा है या किसी डिजोल्व मटेरियल को रिमूव कर रहा है या फिर रॉक को ही रिमूव कर रहा है वो, तो उसको क्या कहेंगे हम, इरोजनल फोर्सेस कहेंगे। ऑल द फैक्टर विच कोज द इरोजन इज नोन एज इरोजनल फोर्सेस। और जो इरोजन को शो करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, इरोजनल फोर्सेस कहेंगे। अब ये इरोजनल फोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, आइस हो सकती है, एक्ट एज एजेंट ऑफ इरोजन इन द फॉर्म ऑफ विंड, हाइड्रो पावर एंड ग्लेशियर्स। अब देखो जो एयर होगी ना वो विंड की फॉर्म में काम करेगी। एयर, वाटर एंड आइस, ये तीनों क्या है, इरोजनल फोर्सेस है। लेकिन जो एयर है वो विंड की फॉर्म में, और जो वाटर है वो हाइड्रो पावर की फॉर्म में, या हम कह दें रनिंग वाटर की फॉर्म में, और आइस जो है वो ग्लेशियर्स की फॉर्म में। ग्लेशियर्स मूव कर सकते हैं ना। इन फोर्सेस का मतलब क्या है, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकते हैं। और ऐसे फोर्सेस को हमने कैटेगरी 2 में रखा था। ठीक है, कैटेगरी 2 में हम एयर, वाटर और आइस की बात करें, यानी कि मूव कर सकते हैं। तो एयर में अगर हम विंड की बात करें, विंड का मतलब क्या होता है, जो मूव करती रहती है उसको हम विंड कहते हैं। तो एयर की कैटेगरी में हम विंड को रखेंगे। वाटर में हम रनिंग वाटर को रखेंगे, यानी कि जो बह रहा है वाटर उसको रखेंगे। आइस में हम ग्लेशियर्स को रखेंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इरोजनल फोर्सेस कौन कौन से हो गए, विंड, हाइड्रो पावर एंड ग्लेशियर्स। तो सबसे पहले विंड समझो। विंड क्या होता है, द फ्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड। फ्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। और ये पावर है किसकी, विंड की। अब देखो रीजन ऑफ विंड, क्वेश्चन ये आता है कि ये विंड चलती ही क्यों है। मैंने क्या बोला, विंड को क्या कहते हैं, फ्लोइंग एयर इज कॉल्ड द विंड। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो विंड है ये फ्लो ही क्यों करती है। सो इसका रीज़न ध्यान से समझना। देखो अगर हम बात करते हैं लैंड की, इधर की तरफ लैंड है और यहाँ पर क्या है, वाटर बॉडीज़ है। ठीक है, ये तो क्या हो गई, लैंड हो गई, और ये क्या हो गई, ओशंस हो गए। सो आपको अगर पता हो तो सन की हीट होती है वो हर पार्ट पर इक्वल नहीं गिरती, अनइक्वल गिरती है। अनइक्वल अमाउंट में फॉल होती है, इक्वल अमाउंट में फॉल नहीं होती। अब जब सन की हीट अनइक्वल अमाउंट में हर जगह पर फॉल हो रही है, जैसे सपोज करो कोई बिल्डिंग है वहाँ पर कम आ रही है सन की रेज, लेकिन कोई दूसरी बिल्डिंग है वहाँ पर सन की रेज ज़्यादा आ रही है, तो जो बिल्डिंग जहाँ पर सन की रेज ज़्यादा आ रही है तो वो ज़्यादा हॉटर होगी एज़ कंपेरिजन टू जो बिल्डिंग जिस पर सन की रेज नहीं आ रही है ना। तो ये बात है ना। तो सन की जो हीट है वो अर्थ के सरफेस पे हर पार्ट पे अलग अलग डिफरेंट अमाउंट में फॉल होती है। किसी पार्ट पर ज़्यादा फॉल होती है, किसी पार्ट पर कम फॉल होती है। और जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में फॉल होती है वो पार्ट जल्दी गर्म होता है, और जहाँ पर कम फॉल होती है वो पार्ट कम गर्म होता है। और जो पार्ट, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो जल्दी गर्म भी हो जाते हैं और जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो लेट गर्म होते हैं और लेट ही ठंडे होते हैं।
ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यहाँ पर मैंने लिया है लैंड और ओशन। तो यहाँ पर देखो, द एनर्जी ऑफ सन डज नॉट रीच इन द सेम अमाउंट फॉर एवरी पार्ट ऑफ सब्सटेंस हैज़ यूनिक रेट ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट, यानी कि हर जो पार्ट है वो द एनर्जी ऑफ सन, जो सन की हीट है वो हर पार्ट पर इक्वल अमाउंट में नहीं फॉल होती है। हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी एब्जॉर्बिंग पावर होती है। कोई ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा सन की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो जल्दी गर्म हो जाता है। कुछ पार्ट होता है वो सन की हीट को जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो वो धीरे धीरे गर्म होता है। सो ऑल दी सब्सटेंसेस हैज़ यूनिक रेट ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट, उन सब की अलग अलग क्या होती है, एब्जॉर्बिंग हीट होती है, यानी कि हीट को एब्जॉर्ब करने की अपनी अपनी पावर होती है। ड्यू टू दिस सम पार्ट आर वार्मर, और इसी की वजह से कुछ पार्ट जो होता है वो ज़्यादा गर्म होता है और कुछ पार्ट क्या होता है, कोल्डर होता है। ये बात समझ में आई। सन की हीट हर पार्ट पर अनइक्वली फॉल होती है, और अनइक्वल फॉल होने की वजह से कुछ पार्ट जल्दी गर्म हो जाता है और कुछ पार्ट जल्दी और जो कुछ पार्ट है वो लेट गर्म होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने लैंड लिया है और ये ओशन लिया है। अब सन की जो हीट है वो इन दोनों पर गिर रही है, लेकिन जो लैंड है उसकी एब्जॉर्बिंग जो पावर है, हीट को एब्जॉर्ब करने की जो पावर है वो ज़्यादा होती है। तो जो लैंड होगी वो जल्दी गर्म हो जाएगी और जो वाटर होगा वो धीरे धीरे गर्म होगा। तो यहाँ की जो एयर है, इस ओशन के ऊपर की एयर और इस लैंड के ऊपर की एयर, तो लैंड तो है वो जल्दी गर्म हो गया क्योंकि उसकी हीट को एब्जॉर्ब करने की पावर ज़्यादा थी। तो इसके ऊपर की एयर भी कैसी हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ओशन है वो लेट गर्म हो रहा है, तो ये अभी ठंडा है, तो इसके ऊपर की एयर कैसी है, कूल है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो मैं क्या कह रही हूँ, लैंड के ऊपर की जो एयर है वो हॉटर है, और आपको पता है जब कोई चीज़ हॉट होती है तो वो क्या करती है, एक्सपेंशन को शो करती है। तो एयर के जो पार्टिकल्स होंगे वो किसको शो करेंगे, एक्सपेंशन को शो करेंगे, और जब एक्सपेंशन को शो करेंगे तो ये दूर दूर हो जाएंगे, इस तरह से दूर दूर हो जाएंगे, एक्सपेंशन हो गया। और यहाँ का टेम्परेचर भी कैसा है, लो है, लो टेम्परेचर है यहाँ का। ये लैंड है, लैंड के ऊपर की एयर कैसी है, हॉट है। ठीक है, अब जो चीज़ हॉट होती है वो एक्सपैंड करती है, तो यहाँ की जो एयर के मॉलिक्यूल्स है, एयर के पार्टिकल है वो एक्सपेंशन को शो करें, यानी कि दूर दूर हो गए। और यहाँ की जो टेम्परेचर है वो लो नहीं है, वो कैसा है, हाई है। यहाँ का टेम्परेचर हाई है क्योंकि एयर गर्म है ना, एयर गर्म है तो टेम्परेचर तो ज़्यादा ही होगा, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर कैसा होता है, लो होता है, क्योंकि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। अब यहाँ पर देखो, यहाँ की एयर कैसी है, ठंडी है, और जो चीज़ ठंडी होती है वो क्या करती है, एक्सपेंशन को शो नहीं करती। तो अब इस एयर के पार्टिकल कैसे हैं, बिल्कुल पास पास में है, नीचे की तरफ है, ये एक्सपैंड हो रही है, एक्सपैंड होने के बाद ये ऊपर की तरफ उठती है। जो एयर गर्म होती है वो एक्सपेंशन को शो करती है, और एक्सपैंड होने के बाद वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। अब यहाँ की जो एयर है वो ऊपर की तरफ जाएगी। हमने कन्वेंशन पढ़ा था ना, जैसे हम वाटर को गर्म कर रहे थे, तो सबसे पहले जो नीचे वाले जो वाटर था वो गर्म हो गया था, गर्म होने के बाद उसने एक्सपेंशन को शो किया, फिर वो ऊपर गया, और जो ऊपर वाला था वो नीचे आया गर्म होने के लिए, है ना, और फिर नीचे से गर्म होके वापस ऊपर चला गया। तो जो चीज़ गर्म होती है वो एक्सपेंशन को शो करती है, एक्सपैंड होने के बाद वो ऊपर की तरफ राइज करती है, और वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, और प्रेशर कैसा होता है, लो होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ की जो एयर है वो ठंडी है, यानी कि वो एक्सपेंशन को शो नहीं करेगी, और जब एक्सपेंशन को शो नहीं करेगी तो ये ऊपर की तरफ राइज भी नहीं करेगी। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर की तरफ राइज क्यों नहीं कर रही, क्योंकि ये एक्सपेंशन को शो नहीं कर रही, और अगर ये एक्सपेंशन को शो नहीं कर रही तो ये डेंस है, ये कैसी है, डेंस है, और ये एक्सपेंशन को शो कर रही है, तो यहाँ की एयर लाइट वेट हो गई। कैसी हो गई, वेट में लाइट हो गई। ये तो डेंस हो गई, यानी कि इसकी जो वेट है, इस एयर की जो वेट है वो ज़्यादा हो गई, और इस एयर की वेट कम हो गई। और जब इस एयर की
इस एयर की वेट जो है वो कम हो गई, तो ये एक्सपैंड हो रही है, एक्सपैंड होने के बाद इसका वेट कम हो गया, वेट कम होने के बाद ये ऊपर की तरफ राइज करेगी। ये वाली एयर है वो एक्सपैंड नहीं हो रही है और इसका वेट भी ज़्यादा है, डेंस है, तो ये ऊपर की तरफ राइज नहीं करेगी। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आया। अब एक ध्यान से देखना इसको, मैं दोबारा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पर क्या है, लैंड है, और यहाँ पर क्या है, ओशन है या फिर कोई भी सी है। ठीक है, यहाँ की जो एयर है, सन की डे टाइम की बात कर रही हूँ मैं, डे टाइम में सन की रेस फॉल हो रही है, और सन की रेस जब फॉल होगी तो लैंड की एब्जॉर्बिंग पावर ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू ओशन, तो जो लैंड है वो जल्दी गर्म होगा। अब ये जब यहाँ की जो एयर है वो कैसी हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। हॉट हो जाएगी तो क्या शो करेगी, एक्सपैंड होगी। एक्सपैंड होगी तो वेट में लाइट हो जाएगी। वेट में लाइट हो जाएगी तो ये ऊपर की तरफ राइज करेगी, राइजेस अपवर्ड। ठीक है, अब यहाँ की जो एयर है वो इधर ऊपर आ गई। ठीक, अब इसकी बात करो ओशन की। यहाँ की जो एयर है वो अभी भी कैसी है, ठंडी है, क्योंकि ओशन अभी गर्म नहीं हुआ है। ओशन गर्म होने में टाइम लेगा। तो यहाँ की जो एयर है वो अभी भी ठंडी है तो एक्सपैंड नहीं करेगी। एक्सपैंड नहीं करेगी तो कैसी है, वेट में डेंस है, यानी कि ज़्यादा वेट है इसका, और डेंस है तो ये ऊपर की तरफ राइज नहीं करेगी, नॉट राइजेस। तो यहाँ की एयर किधर की तरफ है, इधर की तरफ है। यहाँ का टेम्परेचर बताओ कैसा है, यहाँ का टेम्परेचर हाई है और यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, लो है। अगर यहाँ का टेम्परेचर हाई है तो यहाँ का प्रेशर कैसा है, लो है, और यहाँ का टेम्परेचर लो है तो यहाँ का प्रेशर कैसा है, हाई है। अब देखो यहाँ जो एयर है वो ऊपर की तरफ राइज कर गई, ऊपर की तरफ राइज कर गई, तो नीचे क्या आ गई, नीचे स्पेस रह गया। तो इस स्पेस को फिल करने के लिए क्या आएगी, एयर आएगी ना। यहाँ का जो स्पेस है वो खाली हो गया, तो इस स्पेस को फिल करने के लिए ये जो ओशन की तरफ से एयर है वो कहाँ जाएगी, लैंड की तरफ जाएगी। ओशन की तरफ से एयर लैंड की तरफ क्यों गई, क्योंकि वहाँ लैंड में स्पेस खाली हो गया, और स्पेस होने की वजह से ही ओशन की जो एयर है, ओशन के ऊपर की जो एयर है वो ओशन की तरफ से कहाँ मूव कर रही है, लैंड की तरफ मूव कर रही है। ये बात समझ में आई। अब यहाँ की क्या हो गई, जो स्पेस थी वो कंप्लीट हो गई, और इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता रहता है, जिसकी वजह से जो विंड है वो फ्लो करती है। और यहाँ पर हमने एक बात सीखी कि जो एयर है वो कहाँ से कहाँ मूव करती है, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, और हाई एटमॉस्फेरिक, इसका मतलब है एटमॉस्फेरिक, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मूव करती है। यहाँ पर प्रेशर कैसा था, हाई था, और वहाँ पर कैसा था, लो था। तो जो एयर है वो हाई टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ मूव कर गई। तो ये बात समझ में आई। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है एयर। अब देखो ये जो हमने पढ़ा ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये जो विंड फ्लो हो रही है किसकी वजह से हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है। वहाँ पर टेम्परेचर हाई हो गया, यहाँ पर लो हो गया, जिसकी वजह से इधर नीचे की तरफ स्पेस क्रिएट हो गया। उस स्पेस को फिल करने के लिए इधर की तरफ से विंड चलती है, ओशन की तरफ से विंड चलती है, और वो लैंड की तरफ जाती है। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से विंड चली, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस भी हो गया, यहाँ पर देखो यहाँ पर लो प्रेशर और यहाँ पर हाई प्रेशर, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से भी विंड चल रही थी। और ये सब इन दोनों के कारण, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या हो रहा है, एयर का फ्लो हो रहा है। या हम कह दें जो एयर है वो हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मूव कर रही है। और हम ये कह सकते हैं जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा, अगर यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस जितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और यहाँ का प्रेशर डिफरेंस बहुत कम है, तो इसका मतलब जो स्पीड है विंड की वो बहुत ज़्यादा होगी। मैंने लिखा है स्पीड ऑफ विंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस। जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा विंड की स्पीड होगी। अब ये तो हमने देख लिया डे टाइम में, अब हमें देखना है नाइट टाइम में, ठीक है। नाइट टाइम,
अब मैंने आपको क्या कहा था, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसकी एब्जॉर्बिंग पावर ज़्यादा होती है तो वो हीट को अपनी तरफ जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे भी होते हैं, और लैंड उनमें से एक है। अब लैंड तो क्या थी, जब सन की हीट इसके ऊपर पड़ रही थी तो ये जल्दी से गर्म हो गई थी, लेकिन जब नाइट आएगी तो ये उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगी, ठंडी भी हो जाएगी। जितनी जल्दी लैंड गर्म होती है उतनी ही जल्दी ये ठंडी भी होती है। तो ये जो लैंड है वो ये क्या हो गई, अब कूल हो गई। और ये जो ओशन है, अब ये तो क्या हो रहा था, ये तो धीरे धीरे गर्म हो रहा था, तो अभी भी ओशन कैसा पड़ा है, गर्म पड़ा है। जो ओशन है वो अभी हॉट है। अगर ये ओशन गर्म होने में टाइम लेता है तो ये ठंडे होने में भी टाइम लेता है। तो ओशन अभी कैसा है, हॉट है। लैंड कैसी हो गई, कूल हो गई। ये कब की बात कर रही हूँ मैं, नाइट टाइम की बात कर रही हूँ। अब देखो ओशन हॉट हो गया तो इसके आसपास की एयर है वो भी कैसी होगी, हॉट होगी। हॉट होगी तो एक्सपैंड करेगी, एक्सपैंड करेगी तो इसका वेट कैसा हो जाएगा, लाइट वेट हो जाएगा। लाइट वेट होने की वजह से ये ऊपर की तरफ राइज करेगी, राइजेस अपवर्ड। अब यहाँ की एयर कहाँ चली गई, ऊपर आ गई, ठीक है। अब देखो लैंड वाली, लैंड में क्या है, यहाँ की एयर कैसी है, अभी ठंडी है, कूल है। कूल है तो एक्सपैंड नहीं करेगी, एक्सपैंड नहीं करेगी तो वेट में कैसी है, डेंस है। वेट में डेंस है तो ऊपर की तरफ राइज नहीं करेगी। जो चीज़ हल्की होती है वही तो ऊपर की तरफ जाती है, तो ये चीज़ तो अभी कैसी है, डेंस है। यहाँ की एयर अभी कैसी है, डेंस है, तो ये ऊपर की तरफ राइज नहीं करेगी। अब देखो यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो गया। पहले डे टाइम पर कहाँ पर स्पेस क्रिएट हुआ था, लैंड की तरफ स्पेस क्रिएट हुआ था, लेकिन अब नाइट टाइम पर ओशन की तरफ क्या हो गया, स्पेस क्रिएट हो गया, क्योंकि यहाँ की जो एयर है वो ऊपर राइज कर गई, हल्की होने के कारण ऊपर की तरफ राइज कर गई, और नीचे क्या बन गया, स्पेस बन गया। और इस स्पेस को फिल करने के लिए लैंड की तरफ से विंड चलती है और ओशन की तरफ जाती है और इसके स्पेस को फिल कर देती है। ये बात समझ में आई। अब यहाँ की स्पेस फिल हो गई। अब यहाँ बताओ, यहाँ टेम्परेचर कैसा है, यहाँ टेम्परेचर लो है, और यहाँ टेम्परेचर कैसा है, हाई टेम्परेचर है। और यहाँ पर प्रेशर कैसा है, हाई प्रेशर है, और यहाँ पर प्रेशर कैसा है, लो प्रेशर है। तो देखो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या। एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। यहाँ पर लो टेम्परेचर था, यहाँ पर हाई था, लो टू हाई मूव कर गई। और जो प्रेशर डिफरेंस है वो किस तरह फॉलो होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करती है, या हम कहते हैं विंड मूव करती है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया और यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, तो एयर कहाँ से कहाँ गई है, यहाँ से यहाँ, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। ये बात समझ में आ गई। वहाँ की एयर ठंडी थी, यहाँ की एयर गर्म थी, गर्म होने की वजह से वो ऊपर की तरफ राइज कर गई और यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो गया। इस स्पेस को फिल करने के लिए लैंड की तरफ से विंड चलती है और वो ओशन वाली स्पेस को फिल कर देती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो एयर है वो लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर गई है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गई है, और इसी वजह से क्या चलती है, विंड चलती है। डे टाइम में किसकी वजह से चल रही थी, लैंड की तरफ स्पेस क्रिएट हो रहा था जिसकी वजह से विंड चल रही थी, लेकिन नाइट टाइम पर उल्टा हो रहा है, ओशन में स्पेस क्रिएट हो रहा है तो लैंड की तरफ से विंड कहाँ चलती है, ओशन की तरफ चलती है। ये बात समझ में आ गई आपको। सो इस डिफरेंस के कारण ही, इस टेम्परेचर डिफरेंस और इस प्रेशर डिफरेंस के कारण ही जो विंड है वो मूव करती है। यहाँ पर मैंने ये पूरी थ्योरी यही लिखी है। फर्स्ट जो होगा, एयर नियर द वार्म पार्ट एक्सपेंड एंड राइजेज अप ड्यू टू दिस एयर प्रेशर इज दैट प्लेस इज लेस। फिर है एयर नियर द कोल्डर पार्ट मोर डेंस। अगर जो एयर है जहाँ का पार्ट कोल्ड है उस पार्ट की जो एयर है वो ठंडी होगी और डेंस होगी, एंड एयर प्रेशर इज हाई एट दिस प्लेस। नाउ ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस एयर स्टार्ट टू फ्लो, दैट इज विंड। तो जो एयर है वो फ्लो करने लगती है और फ्लोइंग एयर को ही हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। बात क्लियर हो गई। ये है आपकी विंड के फ्लो करने का रीज़न। सो हमने इरोजनल फोर्सेस देखे। इरोजनल फोर्सेस में क्या आते हैं, जो सोइल को रिमूव कर रहे हैं, रॉक को रिमूव कर रहे हैं, डिजोल्व मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे फैक्टर जो इरोजन को शो कर रहे हैं उनको हम इरोजनल फोर्सेस कहते हैं। इनमें एयर, वाटर, आइस आता है। एयर को हम विंड की फॉर्म में, वाटर को हम हाइड्रो पावर की फॉर्म में, आइस को हम ग्लेशियर्स की फॉर्म में। विंड क्या होती है, फ्लोइंग एयर को ही हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। विंड के फ्लो करने का रीज़न क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस एंड प्रेशर डिफरेंस। डे टाइम पर क्या होता है,
डे टाइम पर ओशन की तरफ से विंड चलती है, लेकिन नाइट टाइम पर लैंड की तरफ से क्या चलती है, विंड चलती है। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से जो एयर है वो मूव करती है और उसको हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू अनदर टॉपिक। सो नेक्स्ट इज मानसून। अब ये मानसून क्या है, मानसून एक्चुअल में एक सीज़न नहीं है। लोग इसको समझते हैं कि ये सीज़न है, बट एक्चुअल में ये सीज़न नहीं है। ये क्या है, ये एक तरह से विंड है। जो विंड फ्लो हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं। यानी कि विंड की जो डायरेक्शन में चेंज आ रहा है उसकी वजह से क्या आते हैं, मानसून्स आते हैं। यानी कि जो आप बोलते हो कि अगर रेन हो रही है तो ये क्या है, मानसून है, लेकिन मानसून नहीं है वो। मानसून तो क्या है, एक विंड है। हाँ, जो मानसून है जिसकी वजह से क्या हो रही है, विंड फ्लो हो रही है, वो रेन का एक रीज़न हो सकता है, बट वो सीज़न नहीं है। ठीक है, अब ये जो मानसून है, ये जो मानसून विंड है वो सीजनल चेंज की वजह से आता है। यानी कि सीज़न में जब चेंज होता है तो विंड की डायरेक्शन में चेंज होता है। सो ड्यू टू द सीजनल चेंज देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड विच इज़ नोन एज मानसून। सीजनल चेंज की वजह से विंड की डायरेक्शन में चेंज आता है और विंड की डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से हम उसको क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं। हम ये बोलते हैं ना मानसून आ गया, तो हम ये क्यों कहते हैं, क्योंकि विंड की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है और जैसे जैसे वो चेंज होगी तो वैसे वैसे उधर की तरफ फ्लो करेगी और जिस जिस रीजन में वो जाती जाएगी वहाँ वहाँ क्या आता जाएगा, मानसून आता जाएगा। अब ये रेन कैसे होती है, रेन होती है ना, तभी तो हम कहते हैं कि मानसून आ गया, कि अब बहुत ज़्यादा रेन होगी। तो ये क्यों हो रही है, क्योंकि वो जो एयर फ्लो हो रही है, वो जो विंड फ्लो हो रही है, वो अपने साथ क्या लेकर आती है, वो अपने साथ मॉइस्चर को लेकर आती है और उस मॉइस्चर की वजह से ही क्या होता है, रेनफॉल होती है। अब जैसे बोलते हैं ना कि राजस्थान में मानसून इतने दिनों में आने वाला है या पंजाब में मानसून आ गया, तो ये क्या बोल रहे हैं, ये डायरेक्शन बता रहे हैं विंड की, कि जो विंड है मानसून वाली वो अभी तक यहाँ पहुँच गई है, वो पंजाब में पहुँच गई है, वो हरियाणा में पहुँच गई है, अब वो राजस्थान में पहुँचने वाली है। यानी कि वो जो विंड फ्लो कर रही है वो धीरे धीरे करके अलग अलग रीजन्स में जा रही है और जिस जिस रीजन्स में जाती जाएगी वहाँ पर रेनफॉल होती जाएगी। क्यों, क्योंकि वो जो विंड है वो कैसी है, वो मॉइस्ट है और मॉइस्ट विंड में क्या होगा, मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर होगा तो रेनफॉल होगी। ठीक है, तो हमें ये नहीं बोलना कि मानसून एक सीज़न है। लोग यही बोलते हैं कि मानसून का सीज़न आ गया, लेकिन मानसून सीज़न नहीं है। मानसून क्या है, मानसून तो एक विंड है जो कि सीजनल चेंज की वजह से क्या होता है, विंड की डायरेक्शन में चेंज आता है और वो अलग अलग रीजन्स में जाता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, अ मानसून इज अ सीजनल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। अब ये मानसून क्या होते हैं, सीजनल चेंज कैसे होगा, अगर विंटर आएंगे तो विंड की डायरेक्शन अलग हो जाएगी, समर्स आएंगी तो विंड की डायरेक्शन अलग हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वो मानसून की विंड क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है, अब देखो, दिस मानसून ऑल्सो कॉज द रेन नोन एज मानसून रेन्स। अब ये जो मानसून की विंड है, ये जो सीज़न हम बोलते हैं कि ये जो मानसून है वो सीज़न है रेन का, बट एक्चुअल में वो मानसून विंड है जो एक रीज़न हो सकता है किसका, रेन का। ठीक है, दिस मानसून ऑल्सो कॉज द रेन। ये जो मानसून है इसी की वजह से क्या होती है, इन मानसून विंड की वजह से ही क्या होती है, रेन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मानसून रेन। ओके, अब देयर आर टू टाइप ऑफ मानसून। सीजन के अकॉर्डिंग टू टाइप के मानसून्स होते हैं, समर मानसून एंड विंटर मानसून। जब समर्स आएंगी तो उस टाइम पर क्या होगा, समर मानसून होगा, और जब विंटर्स आएंगी तो उस टाइम पर क्या होगा, विंटर मानसून होगा। अब समर्स में ये जो समर्स मानसून है ये 6 मंथ तक चलता है, यानी कि पूरे 6 मंथ तक ये विंड फ्लो करती है और अलग अलग रीजन पर ये पहुँचती रहती है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो, जैसे हमने लैंड और ओशन को लेकर एग्जाम्पल से समझा था कि डे में इस तरह से होता है, नाइट में इस तरह से होता है, तो डे को आप मान लो समर्स और विंटर्स को आप मान लो नाइट। तो अब देखो क्या होगा, अगर समर्स होंगी अगर, तो ये लैंड है आपकी, ठीक है, और ये वाटर है। और जब समर्स है तो उस टाइम पे अर्थ का टेम्परेचर कैसा रहता है, लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है ना, अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो अर्थ के पास की जो एयर है वो कैसी हो जाएगी,
हॉट हो जाएगी, हॉट होने के बाद वो एक्सपैंड करेगी, एक्सपैंड होने के बाद वो राइज करेगी ऊपर की तरफ, और राइज करने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ क्या क्रिएट हो जाएगा, स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो ओशन है ये अभी कैसा है, ठंडा है, यानी कि कूल है। अब जब कूल है तो यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, यहाँ का टेम्परेचर लो है और हाई प्रेशर है। यहाँ की जो एयर है वो कूल है तो एक्सपैंड नहीं करेगी, एक्सपैंड नहीं करेगी तो ऊपर की तरफ भी नहीं उठेगी, और जब ऊपर की तरफ नहीं उठेगी तो क्या होगा, यहाँ से जो वाटर की तरफ से जो एयर है, ओशन की तरफ से जो एयर है, वो लैंड के स्पेस को फिल करने के लिए इधर से इधर की तरफ मूव करेगी, यानी कि वाटर से, ओशन से लैंड की तरफ मूव करेगी, लैंड के स्पेस को फिल करने के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, समर मॉनसून्स कहते हैं। देखो डायरेक्शन में चेंज आ रहा है ना विंड की, कहाँ से चल रही है, ये वाटर वाली जो एयर है वो यहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है, अर्थ की तरफ फ्लो कर रही है, लैंड की तरफ फ्लो कर रही है, और ये जो लैंड की एयर है वो ऊपर की तरफ उठ रही है और ये इधर की तरफ आ रही है। अब देखो जो एयर है वो वाटर से लैंड की तरफ जा रही है, तो जब जो एयर वाटर के पास की जो एयर होगी वो कैसी होगी, मॉइस्ट होगी ना। वाटर के पास की जो एयर होगी वो थोड़ी सी मॉइस्ट होगी, उसमें मॉइस्चर होगा, और उस मॉइस्चर के कारण ही क्या होती है, रेनफॉल होती है। ये वाली मॉइस्ट वाली एयर कहाँ जा रही है, मॉइस्ट वाली एयर ही लैंड की तरफ जा रही है, और ये मॉइस्ट वाली एयर ही किसका रीज़न बनती है, रेनफॉल का रीज़न बनती है। तो इसकी डायरेक्शन में चेंज हो गया। देखो समर आया तो विंड की डायरेक्शन में चेंज आ गया, यानी कि विंड जो है वो ओशन से लैंड की तरफ मूव कर रही है, विंड की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, और जो वो विंड है वो कैसी है, वो मॉइस्ट है, जिसकी वजह से क्या होती है, रेनफॉल होती है। और इसको हम क्या कहते हैं, समर मॉनसून कहते हैं, क्योंकि समर के अकॉर्डिंग डायरेक्शन में चेंज आ गया, विंड की डायरेक्शन में चेंज आ गया, यानी कि और लैंड, ओशन टू लैंड वो मूव कर रही है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, समर मॉनसून। तो जो समर मॉनसून है वो 6 मंथ तक चलता है, विंड फ्लो फ्रॉम दी ओशन टू लैंड, एंड जिसको हम क्या कहते हैं, समर मॉनसून कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो विंटर्स में क्या होगा, विंटर्स में उल्टा हो जाएगा। अब ये जो लैंड है ये ठंडी हो जाएगी, जल्दी ठंडी हो जाएगी। विंटर्स में हमारी अर्थ का टेम्परेचर कैसा रहता है, हमारी अर्थ का टेम्परेचर लो रहता है और बहुत ठंडी हो जाती है हमारी अर्थ। तो जब हमारी अर्थ ठंडी हो जाएगी तो अब कैसा है, यहाँ पर लैंड पर कूल है और वाटर बॉडीज ठंडा होने में टाइम लेगी, है ना। तो यहाँ पर वाटर कैसा है, हॉट है एज कंपैरिजन टू लैंड। तब वाटर बॉडीज़ के पास यानी कि ओशन के पास कैसा टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है। यहाँ हॉट है, जो वाटर बॉडीज़ है, ओशन है वो हॉट है, और जो लैंड है वो कैसी है, कूल है। अब अगर वाटर हॉट है तो यहाँ की एयर भी कैसी होगी, हॉट होगी, और अगर यहाँ की एयर हॉट है तो ये एक्सपैंड करेगी, एक्सपैंड होने के बाद ये ऊपर की तरफ राइज करेगी, ठीक है। अब ये जो लैंड है वो ठंडी है, तो यहाँ नीचे की एयर कैसी होगी, कूल होगी, ठंडी होगी, एक्सपैंड नहीं करेगी और ऊपर की तरफ राइज नहीं करेगी। यहाँ ओशन की तरफ स्पेस क्रिएट हो गया, तो इस स्पेस को फिल करने के लिए जो एयर है वो लैंड से वाटर बॉडीज़ की तरफ मूव करेगी, और इसको हम कहते हैं विंटर मॉनसून्स। यानी कि विंटर्स में, विंटर सीजन की वजह से विंड की डायरेक्शन में चेंज हो गया। पहले कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही थी, ओशन टू लैंड, लेकिन जैसे ही विंटर्स आई तो इन विंड्स की डायरेक्शन में चेंज आ गया और वो कहाँ से कहाँ फ्लो करने लग गई, ओशन टू ओशन टू लैंड मूव करने लग गई, जिसको हम क्या कहते हैं, विंटर मॉनसून। और ये कब रहता है, पूरे 2 मंथ तक रहता है, ठीक है। विंड फ्लो फ्रॉम लैंड टू ओशन। अब ये वाली जो एयर होगी इनमें भी क्या होगा, मॉइस्चर होगा, और मॉइस्चर होने के कारण यहाँ कहाँ जो ओशन है वहाँ पर क्या होगी, रेनफॉल होगी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, इसी को हम क्या कहते हैं, मॉनसून्स कहते हैं। अब नेक्स्ट देखो, नोट है यहाँ पर, रेनफॉल इज डिफरेंट एंड डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंट प्लेसेस पर रेनफॉल अलग अलग तरीके से हो सकती है। फ्लड अकर व्हेन देयर इज़ नो मोर रेन एट वन प्लेस। देखो फ्लड कब आता है, या तो जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए
तब आ जाएगी फ्लड, है ना। या फिर क्या हो सकता है, जो हमारी ड्रेन्स है उनको वो ओपन है, हमारे जो ड्रेन्स है वो ओपन है और वो ओवरफ्लो करने लग जाए, या हमारे पास उस रेन वाटर को स्टोर करने के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है, डैम नहीं है हमारी सिटी के अंदर, तो हो सकता है फ्लड आ सकती है अगर हैवी रेनफॉल हो गई तो। और अगर ड्रेन सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो भी क्या हो सकता है, फ्लड आ सकती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फ्लोइंग वाटर डिस्ट्रॉय द एवरीथिंग कमिंग इन वे देयर इज लॉट ऑफ इकोनॉमिक लॉस। अब जो वाटर फ्लो करता रहता है ना, अगर बहुत तेज़ी से फ्लो कर रहा है तो वो क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा लॉस कर सकता है, इकोनॉमिक लॉस कर सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने ये कौन सा फैक्टर पढ़ा है, इरोशनल फोर्स का, हमने विंड फैक्टर को स्टडी कर लिया। विंड में हमने क्या देखा है, विंड कैसे फ्लो करती है, विंड क्या होता है, फ्लोइंग एयर को हम विंड कहते हैं। और इन विंड के फ्लो करने का रीज़न क्या है ये भी हमने देख लिया कि डे और नाइट के टाइम पर क्या होता है, लैंड और जो वाटर बॉडीज़ है उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से विंड मूव करती है और उसी की वजह से क्या आते हैं, मॉनसून्स आते हैं। सीजनल चेंज की वजह से मॉनसून्स आते हैं, यानी कि विंड की डायरेक्शन में चेंज आता है जिसको हम मॉनसून कहते हैं, और समर मॉनसून और विंटर मॉनसून्स आते हैं। अब जब ये चीज़ें हो रही हैं तो जैसे जैसे एयर की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, इरोजनल पावर भी बढ़ेगा, इरोजनल पावर भी बढ़ेगा और ये क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय द लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड। यानी कि देखो अगर बहुत तेज़ी से विंड चल रही है, बहुत तेज़ी से विंड चल रही है और यहाँ पर क्या है, सॉइल है, और सॉइल की ऊपर वाली लेयर कैसी होती है, फर्टाइल होती है। ये तो सबको पता है ना, ऊपर वाली लेयर, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो फर्टाइल होती है, यानी कि उनमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। अब जब बहुत तेज़ी से विंड चल रही है तो ये क्या करेंगे, इस ऊपर वाली फर्टाइल लेयर को रिमूव कर देंगे, सॉइल को रिमूव करेंगे ना, सॉइल को अपने साथ ले जाएंगे और किसी दूसरे प्लेस पर ले जाकर छोड़ देंगे। यही तो है इरोजनल। इरोजनल का मतलब भी क्या है, ऐसे फोर्स जो किसी चीज़ को क्या करते हैं, किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाते हैं। तो ये जो विंड चल रही है बहुत स्पीड से ये क्या कर रही है, इस सोइल को किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा रही है, यानी कि ये क्या कर रहा है, सोइल का इरोजन कर रहा है। सोइल की जो फर्टाइल लेयर है वो रिमूव हो गई, और जब सोइल की फर्टाइल लेयर रिमूव हो जाएगी तो वो सोइल कैसी हो जाएगी, अब खराब हो जाएगी, वो बेकार हो जाएगी। ये बात समझ में आई। विंड चल रही है बहुत तेज़ी से, यहाँ पर जो सोइल की ऊपर वाली लेयर है वो फर्टाइल है, और जब विंड बहुत तेज़ी से चलेगी तो सोइल के ऊपर वाली लेयर रिमूव हो जाएगी और अब ये सोइल बेकार हो जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, सोइल इरोजन कहेंगे। या फिर हो सकता है बहुत तेज़ी से हवाएं चल रही है, बीच में जितने भी ट्रैक्स आ रहे हैं, लैंड्स आ रहे हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बहुत स्पीड से विंड चल रही है, थंडरस्टॉर्म्स आ रहे हैं, बहुत स्पीड से विंड चल रही है, तो क्या होगा, ये जितने भी ट्रीज़ है, लैंड्स है, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। इरोजनल फोर्सेस जो है क्या है, यहाँ पर विंड है, और विंड किस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। सबसे पहले हमने विंड देखा क्या होता है, फिर विंड फ्लो करने का रीज़न देखा, और अगर विंड चलेगी तो वो क्या क्या नुकसान कर सकती है, वो किसी भी ट्रैक को ख़त्म कर सकती है, लैंड के ट्रैक को ख़त्म कर सकती है, ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकती है, सोइल की फर्टिलिटी को, सोइल की फर्टाइल लेयर को रिमूव कर सकती है। ठीक है, तो ये सब है आपके विंड के बारे में। नाउ नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट इज इर्रेगुलर विंड। इरेगुलर विंड को हम वेरिएबल विंड्स भी कहते हैं। सो ये क्या है, एक तरह से इरोजनल फोर्स है, मैंने अभी बताया था। विंड क्या है, एक इरोजनल फोर्स है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हमने विंड की डेफिनेशन देखी थी, फिर विंड के फ्लो होने का रीज़न हमने देखा था। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि विंड की वजह से, इस इरोजनल फोर्स की वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सो पहला है साइक्लोन आ सकता है, और सेकंड है स्टॉर्म आ सकता है। ठीक है, साइक्लोन में क्या होगा, इट इज़ अ लार्ज स्केल एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब क्या है, जब साइक्लोन आता है तो उस टाइम पर जो एयर है, जो विंड है, वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव नहीं करती है, स्ट्रेट मूव नहीं करती है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करती रहती है। ठीक है, और जब वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगी तो क्या क्रिएट करेगी, बिल्कुल सेंटर में लो प्रेशर को जनरेट करेगी। बिल्कुल सेंटर में क्या जनरेट करेगी, लो प्रेशर में, जिसे हम आई भी कहते हैं। ठीक है,
सो इट इज़ अ लार्ज स्केल एयर मासेस, ये जो एयर फ्लो है, ये जो पूरा सर्कल सा बन रहा है इस तरह से, ये क्या है, ये एक तरह से एयर ही है जिसका मास बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और मेनली कहाँ होता है, कोस्टल्स एरिया में होते हैं। साइक्लोन्स कहाँ आते हैं, कोस्टल्स एरिया में आते हैं, ठीक है। और वो जो कोस्टल एरिया है वो पूरी तरह से उसको नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है, इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, ठीक है। इट इज़ अ लार्ज स्केल एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सेंटर के अराउंड में रोटेट करती रहती है और इसके बिल्कुल सेंटर का जो प्रेशर होता है वो लो होता है, ठीक है। साइक्लोन इन्वॉल्व्स इनवर्ड स्पायरलिंग विंड्स दैट रोटेट्स अबाउट अ जोन ऑफ लो प्रेशर, मतलब ये स्टेट मूव नहीं करके स्पायरल में मूव करती है और बिल्कुल सेंटर का जोन होता है वो कैसा होता है, लो प्रेशर का होता है। द एरिया ऑफ साइक्लोन रेंजेस फ्रॉम 400 किलोमीटर टू 3000, लिखना है यहाँ पर 3000 किलोमीटर। The extension of cyclone and speed of air is more in the temperate zone as compared to tropical zone, यानी कि जो टेम्परेट जोन होते हैं जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस जोन में साइक्लोन की स्पीड, या हम कहते हैं साइक्लोन या फिर एयर की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि जो जोन बहुत ज़्यादा टेम्परेट होता है, हॉट होता है, उस जगह पर जो साइक्लोन होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं वो वाले, ठीक है। ड्यू टू द साइक्लोन वेदर ऑफ एन एरिया चेंजेस कम्प्लीटली, और जब साइक्लोन आता है तो वहाँ का पूरा एरिया क्या हो जाता है, पूरे के पूरे एरिया का जो वेदर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये पूरा स्पाइरल की फॉर्म में एयर जो है वो मूव करती रहती है। यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में लो प्रेशर जनरेट हो जाता है और यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। इस तरह से जो एयर है वो मूव करती है, लेकिन वो स्ट्रेट में मूव नहीं करेगी, वो स्पाइरल में मूव करती है और बिल्कुल सेंटर वाले को हम आई कहते हैं। और ये वाला जो साइक्लोन है ये टेम्परेट जोन में ज़्यादा हो सकता है, वहाँ पर उस साइक्लोन की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टॉर्म। अब स्टॉर्म क्या है, विंड ऑफ अनयूजुअल फोर्सेस और डायरेक्शन ऑफ एन अलोंग। अब देखो आपने थंडर स्टॉर्म सुना होगा, जब थंडर स्टॉर्म आते हैं तो कितनी स्पीड से विंड चलती है, लाइटनिंग होते हैं, है ना, और रेन भी होती है, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है। तो उस टाइम पर जो विंड चलती है उसके पास अनयूजुअल फोर्स होता है, यानी कि इतना फोर्स होता है कि वो ट्री को भी उखाड़ सकती है, इतना फोर्स उसके पास होता है स्टॉर्म वाली विंड में। जब स्टॉर्म आ रहे हैं तो उनकी विंड में बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, बहुत ज़्यादा पावर होती है और डायरेक्शन ऑफन अलोंग विद हैवी रेनफॉल, और उसके साथ साथ विंड के साथ साथ और क्या होता है, हैवी रेनफॉल होती है और थंडर्स भी होते हैं, यानी कि लाइटनिंग भी होती है। स्टॉर्म कॉजेज द ग्रेट डिस्ट्रक्शन इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कि जिस एरिया में स्टॉर्म आ रहा है उस एरिया में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ह्यूमन को भी लॉस होता है, एनिमल्स को भी लॉस होता है, प्रॉपर्टी को भी लॉस होता है। ट्रीज़ आर अपरूटेड, वहाँ के जो ट्रीज़ है वो अपरूट हो जाते हैं और हाउसेस की जो रूफ है वो क्या कर जाती है, फ्लाई हो जाती है, मतलब उड़ जाती है। नॉर्मल लाइफ इज़ इंटरप्टेड ड्यू टू द पावर फेलियर, और पावर फेलियर हो जाता है जिसकी वजह से जो नॉर्मल लाइफ है उसमें भी इंटरप्शन हो जाता है। सो ये है आपके विंड के जो इरोजनल फोर्सेस है जिसको हम विंड कह रहे हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन। ओके, अब इसके आगे का जो डिस्क्रिप्शन है हमारा हाइड्रो पावर रह गया, और हमारा जो इरोजनल फोर्स है जिसको हम हाइड्रो पावर कह रहे हैं वो हमें स्टडी करना है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो इन दिस वीडियो वी हैड डिस्कस अबाउट दी एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेस। एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेस यानी कि जिसका इम्पैक्ट हमें दिख रहा है और जिसका ओरिजिन भी हमें बाहर से विजिबल है। इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। फर्स्ट कैटेगरी में जो फोर्सेस है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते, लेकिन सेकंड कैटेगरी में वो मूव कर सकते हैं। और जो कैटेगरी फर्स्ट है उसमें वेदरिंग फोर्सेज आते हैं, कैटेगरी सेकेंड में इरोजनल फोर्सेज आते हैं। वेदरिंग फोर्सेज जो वेदरिंग में हेल्प करते हैं उनको हम वेदरिंग फोर्सेज कहते हैं। वेदरिंग मतलब क्या होता है, बड़े रॉक्स का स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट होना इज नोन एज वेदरिंग। और ये वेदरिंग फोर्सेस फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हो सकते हैं। फिजिकल में आते हैं एयर, वाटर, आइस, जिसे हम क्या कह रहे हैं, फ्रोस्ट कह रहे थे, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर क्या हैं, फिजिकल है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, रॉक छोटे पीसेस में ब्रेक हो सकती है। अगर
हीट मिल रही है, सन से हीट मिल रही है, तो वो हॉट होगी, हॉट होने के बाद एक्सपैंड होगी, लेकिन नाइट में वो ठंडी हो जाएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो रेगुलर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होते हैं, रॉक्स ब्रेक हो जाते हैं। फिर अगर रेन हो रही है तो रेन के जो रेन है वो रॉक पर क्या करती है, हिट करती है और उसको कट कर देती है, जिससे कि वो स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर क्रैक्स में रेन वाटर चला गया है तो वो ठंडा होने के बाद फ्रीज होगा, फ्रीज होने के बाद वो आइस में कन्वर्ट होगा, आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो वो एक्सपैंड करेगा और एक्सपेंशन की वजह से वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने केमिकल फोर्सेस देखे थे, जिसमें हमने वेरियस रिएक्शन देखी थी, मर्क्यूरिलाइजेशन, कार्बोनेशन, जॉइनिंग ऑफ वाटर, इस तरह से हमने ये रिएक्शन भी देख ली। और थर्ड नंबर पे बायोलॉजिकल, प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इवन ह्यूमन बींग्स जो है वो भी किसकी तरह बिहेव करते हैं, बायोलॉजिकल फोर्सेस की तरह बिहेव करते हैं। केमिकल जो फोर्स है उसको आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको रिएक्शन के नेम याद रखने हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने देखा था किसके बारे में, इरोजनल फोर्स के बारे में। जो इरोजन को शो करते हैं उसको हम इरोजन फोर्सेस कहते हैं। और इरोजन का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर रिमूव हो जाना। जैसे अगर हम सोइल की बात करें तो सोइल रिमूव हो रही है तो ये क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। या किसी डिजॉल्व मटेरियल को रिमूव करना वो भी क्या है, इरोजन है। या फिर किसी जो रॉक्स वगैरह है उनको रिमूव करना वो भी क्या है, एक तरह से इरोजन है। ठीक है, सो इसमें सबसे फर्स्ट फैक्टर हमने स्टडी किया है विंड। तो विंड में क्या है, विंड क्या होती है, फ्लोइंग एयर को ही हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। और विंड के मूव करने का रीज़न क्या है, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस एंड टेम्परेचर डिफरेंस। और मॉनसून के आने का रीज़न क्या है, ड्यू टू द सीजनल चेंज, देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एयर या फिर डायरेक्शन ऑफ विंड विच इज़ नोन एज मॉनसून। ठीक है, और ये मानसून किसकी वजह से आते हैं, समर मानसून और विंटर मानसून्स में समर में लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से एयर की डायरेक्शन में चेंज आता है। और विंटर्स में जो लैंड है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से डायरेक्शन में चेंज आता है। ठीक है, उसके बाद हमने इरेगुलर विंड्स में फैक्टर्स पढ़ लिए, साइक्लोन और स्टॉर्म, जिसकी वजह से क्या क्या डैमेज हो सकता है, ये सब हमने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।